हर रोज़ की जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स में तो बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सपोर्टिव सिस्टम्स है, जो खेल कूद वाली चीज़ें हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। बच्चे खुद से कभी नहीं तय कर सकते हैं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है, मानसिक तकलीफ है, क्योंकि मानसिक बीमारी से पहले तकलीफ आती है। तो जब तकलीफ होती है तब अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो वल्नरेबल पॉइंट्स है, मतलब ऐसी नाजुक चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चाएं नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि फिर कहाँ पे तो वो जजमेंट का डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो वाला डर बहुत तीव्र है। और उस बिकॉज लोग कहते भी हैं तो सोशल मीडिया और मोबाइल का यूसेज अभी काफ़ी बढ़ रहा है एंड समटाइम्स यू डू। नमस्कार, स्नेह फाउंडेशन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि जागतिक मानसिक आरोग्य दिन सेलिब्रेट करते हैं। उसी को लेके हमने कुछ एक्टिविटीज़ कम्युनिटीज़ में की और आज हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हमारे साथ है केतकी केरकर मैम, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है। पिछले 10 साल से वो मेंटल हेल्थ फील्ड में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में बहुत काम कर रही है और उनका जो काम है वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा है आज तक। स्नेह फाउंडेशन से भी वो कई सालों से जुड़ी हुई है। सो वेलकम केतकी। थैंक यू। आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि बेसिक्स जो होते हैं मानसिक आरोग्य के बारे में वो सब लोगों को पता चले, भले ही वो कोई भी हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो सबको मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य के बारे में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती रहती है हमारी पूरी ज़िंदगी में। तो इसी बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे मैम से। तो विल स्टार्ट। ओके, सो एक्चुअली क्या है मानसिक स्वास्थ्य? श्रद्धा जी, जब भी चर्चाएं होती हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर ये किसी को भी पूछा जाए तो आता है डिप्रेशन, एंजाइटी या कभी कभी आत्महत्या जैसी चिंताजनक बातें हमारे दिमाग में आती है। पर मानसिक स्वास्थ्य इससे और कई है, बहुत ज़्यादा है। मानसिक स्वास्थ्य में बीमारियां तो बिल्कुल आती ही है, बट हर रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी है उसके बारे में भी सारी चीज़ें आती है। हमारे जो स्वप्न है, हम जो हमारे लाइफ में करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य में आती है। बहुत अगर एक आसान तरीके से हम देखें तो मन का स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य। ओके। तो जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा भी रहता है, कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं। अगर जब हम बीमार होते हैं तब हमने ख्याल नहीं रखा तो काफ़ी दर्द होता है या बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। राइट। उसी तरीके से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी है। हमारे मन को दुख भी होता है, सुख भी होता है, कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। तो उसी तरीके से अगर कभी दर्द हो या हम चिंता में हो, हम अवसाद महसूस कर रहे हो, तब अगर हमें सही तरीके का सपोर्ट नहीं मिला तो हमारा जो तकलीफ़ है वो बीमारी में बन सकती है। तो उसी तरीके से हमें मानसिक स्वास्थ्य को देखना है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि हर रोज़ जॉगिंग जाना है, अच्छा खान पान लेना है। उसी तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के लिए हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत रहती है। तो हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य में बीमारी भी है और उसे अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ें भी हमें करनी होती है। ओके। और हम लोग इसके बारे में ज़रूर आगे बात करेंगे कि वो क्या टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज़ है जो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। बट वहाँ जाने से पहले हमारे देश में, भारत में क्या क्या मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड चिंताएं हैं या फिर ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो भारत देश अभी महसूस कर रहा है इस मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड? ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, अभी हमें दिखाई दे रहा है कि आत्महत्या का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है और वो भी जो प्रमाण नंबर्स दिखते हैं वो रिपोर्टेड नंबर्स है। काफ़ी सारे नंबर्स है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, पर अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो स्टूडेंट्स में ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसी के साथ जो महिलाएं हैं उनका नंबर भी काफ़ी आगे है और डिप्रेशन की वजह से पुरुषों में भी ये काफ़ी हमें हाई नंबर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस तो है ही, और ये भी हम बीमारियों के जो नंबर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
और हर रोज़ की जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स में तो बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सपोर्टिव सिस्टम्स है, जो खेल कूद वाली चीज़ें हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है बच्चों को। इसके लिए काफ़ी सारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमें सबको मालूम ही है, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो काफ़ी अभी तीव्र है। ओके, राइट। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग थेरेपी ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, वो हाई इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। सक्सेसफुल लोगों की को ही क्यों ये बीमारी हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे स्वास्थ्य है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य है, बल्कि ऐसे होता है कि काफ़ी सारा मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य दोनों जुड़ा है। स्वास्थ्य का भाग ही मानसिक स्वास्थ्य है, तो सभी पे परिणाम होता है, सभी का मानसिक स्वास्थ्य किसी ना किसी स्तर पे रहता ही है। पर ऐसे देखा गया है कि जिनके पास पैसा है वो उनको पता भी है, एजुकेशन है, तो उनको पता है कि ये हुआ तो इसके लिए मैं काउंसलिंग के लिए जा सकती हूँ। काउंसलिंग के लिए कहाँ भी जाना है, मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ है जिसके लिए मुझे सोचना है, ये पता होने के कारण वो हेल्प सीक आउट करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बीमारियाँ बस वो डायग्नोस करते हैं। जैसे कि हमने अगर हमारे खून की जांच की तो हमें पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कम है या शुगर ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जब तक हम देखते नहीं हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, तब तक हमें मालूम नहीं होता है कि क्या होता है। बिल्कुल। और जैसे स्नेह फाउंडेशन पिछले 2 सालों से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ बहुत मतलब ध्यान में आ रही है कि किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आप क्यों ना बिलोंग करें, मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो सारे लोगों में होते हैं, भले आप गरीब घर से हो, भले आप अच्छे घर से हो, भले आप एजुकेटेड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो ये बात हमें डेफिनेटली मतलब हमें पता होनी चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए है और मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और मानसिक बीमारी, इसमें क्या फ़र्क है? मतलब हम लोग बहुत ऑल्टरनेटिवली ये टर्म्स यूज़ करते हैं, तो कैन यू क्लैरिफाई? तो मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य एक दूसरे के नज़दीक है। जैसे हमारा शारीरिक आरोग्य है उसी के नज़दीक मानसिक आरोग्य भी है। तो वो बस हम देखने के लिए कि अभी क्या है, कि जैसे हम व्यक्ति है, हर एक ह्यूमन बीइंग को हर एक प्रकार की भावनाएं अनुभव होती है। तो हमारी जो भावना है व्यक्त करने के तरीके भी है, ये सब निर्भर होते हैं हम कैसे बड़े हुए हैं, हमने आसपास लोगों को कैसे मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए देखा है। अगर हमने देखा है कि कोई रो रहा है और उसको जाके हमको कोई पीट रहा है कि आप क्यों रो रहे हैं, या उसका मजाक बना रहा है, तो हम भी वही कर लेते हैं। सही है। तो उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य हमारा तैयार भी होता है। तो आरोग्य और स्वास्थ्य हमें ये दिखाता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में भी अभी क्या स्थिति है मन की, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, मतलब हमें जो खूबियाँ हैं उसके बारे में भी क्या है। जैसे हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के एक चर्चा करने की एक तरीका रहता है जो बहुत बहुत अच्छा रहता है। वो कोई काउंसलर भी नहीं हो, वो एक गांव में बैठे हुए कोई बाबा भी हो, बट उनकी जो चर्चा करने के तरीका होता है, उनकी जो समझ होती है वो बहुत अलग होती है। तो उससे हिसाब से मानसिक आरोग्य में ये सारी चीज़ें आती है। बट मानसिक बीमारी अगर हम देखा जाए तो जैसे हमने पहले थोड़ा बातचीत की थी कि जब भी जो कोई परेशानी आती है उसमें अगर हमें आधार नहीं मिला, वक्त पे उससे पार करने का कुछ तरीका नहीं मिला, तो वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते बढ़ते बीमारी में चली जाती है। तो एक दिन उठ के किसी को बीमारी नहीं होती है, ये बहुत एक बड़ा मिथ है। वो धीरे धीरे ही बढ़ता है, और उस पे बस व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है चीज़ें, उसके लिए जो अपने आसपास की सपोर्ट सिस्टम है, आधार देने वाले लोग हैं, मेडिकल सिस्टम है, वो सभी हमें लगती है। तो मानसिक बीमारी को अगर हम देखा जाए तो हर रोज़ की जो ज़िंदगी है वो बिताने के लिए बहुत कठिन हो रही है। किसी के साथ हम सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो काम है या पढ़ाई है वो पूरी कंसंट्रेशन से नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये सारे जो चिन्ह हैं वो अगर हम देखेंगे तो मानसिक बीमारी ऐसे कह सकते हैं। बट हम खुद से कभी नहीं तय कर सकते हैं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है, मानसिक तकलीफ है, क्योंकि मानसिक बीमारी से पहले तकलीफ आती है। तो जब तकलीफ होती है तब अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये डायग्नोस करने के लिए, मतलब इसका निदान करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं। तो अलग अलग है, अभी हम बस काउंसलिंग के बारे में काफ़ी चर्चाएं करते रहते हैं, बट डायग्नोसिस मतलब निदान ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मानसिक बीमारी का, कि जब आप जाके किसी एक्सपर्ट से, आइडियली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उनसे जाके मुझे क्या हो रहा है ये समझ में आ सकता है। हम खुद से डायग्नोसिस कभी नहीं करना है कि हम खुद तय करते हैं कि फिज़िकल हेल्थ में, शारीरिक स्वास्थ्य में हमें क्या हुआ है, तो उसी तरीके से लोग हैं। और ऐसे भी हमें लग सकता है कभी कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा बीमारी हो ऐसा नहीं है, कोई तकलीफ हो सकती है। तो अगर हम टाइम पे कोई सपोर्ट ले लें, कोई आधार ले लें, तो हमें बिल्कुल बीमारी तक जाने से हम बच सकते हैं। राइट। आपने थोड़ा सा इसके बारे में बात की, सपोर्ट सिस्टम। तो मुझे ये जानना है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त, परिवार, इनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने में क्या फ़ायदा होता है? देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है श्रद्धा जी। आई थिंक इनका बहुत बड़ा, हमारा परिवार और जो हमारे दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में। क्योंकि हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, हम काम को जाते हैं, हम घर पे काम करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम आसपास जो देखते हैं, हमें इधर चीयर अप करने वाले लोग होते हैं या हमें हमेशा ताना देने वाले लोग होते हैं। तो हमें, हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो हमें प्यार से समझा के बोलते हैं कि आप ये कर सकते हो, गाइडेंस देते हैं। कितने लोग हैं जो एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे को एक ही स्तर पे देखते हैं। जितने उतने लोग हैं हमारे पास, तो उतनी हमें मानसिक तकलीफ़ें कम हो सकती है। तो इनका बहुत बड़ा सहभाग है, क्योंकि हम कहाँ पे भी हम जाए, हम दुनिया को किस नज़रिए से देखें, वो उसको बहुत सारा इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे परिवार हो या हमारे दोस्त हो। तो दे कैन इधर मेक इट और ब्रेक इट, इसी तरीके से हम देख सकते हैं। हम कितना भी, थेरेपी में भी हम यही काफ़ी बातचीत करते हैं कि हम बिल्कुल, आपके ऊपर चीज़ें निर्भर है, पर जब तक आपको प्रोत्साहित करने वाला एक अच्छा वातावरण ना हो, तब तक आप आगे बिल्कुल नहीं जा पाओगे। और कई बार ऐसे मित्र और परिवार वाले भी होते हैं कि जो होने के बाद भी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आई वुड से कि अनलकी है, जिनको एक्चुअली अच्छी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाती। भले ही उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे परिवार वाले हैं, बट फिर भी वो जज करते हैं या फिर सुन के नहीं लेते हैं। बहुत बार जैसे आपने बोला कि नीचे खींचना, अगर कोई आगे जा रहा हो तो नीचे खींचना, जेलसी होना, इस सब से उसको और तकलीफ़ हो सकती है अगर वो किसी तकलीफ़ में से जा रहा है तो। बिल्कुल। तो इस वक्त उस आदमी को क्या करना चाहिए? जनरली तो क्या एक हो सकता है कि अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास लोग हैं, जो पहला आपने सिनारियो बताया कि लोग हैं आसपास, बट मुझे तकलीफ़ फिर भी हो रही है, तो उसमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग तो एक मार्ग है ही, बट मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस भी होते हैं कि जहाँ पे मैं पहले समझ सकता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मेरे साथ, कि क्योंकि सब लोग होना और वो सपोर्टिव होना ये अलग बात होती है। कभी कभी बस वो रहते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे फैमिलीज़ में और दोस्तों में हमने ये भी देखा है कि बहुत जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, मतलब ऐसी नाजुक चीज़ें हैं, उसके बारे में चर्चाएं नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि फिर कहाँ पे तो वो जजमेंट का डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो वाला डर बहुत तीव्र है, और उस बिकॉज लोग कहते भी हैं चीज़ें, तो शेयर नहीं की जाती है चीज़ें, और कभी कभी शर्म आती है कोई बातें बताने के लिए। ये बात बताने के बाद भी लोग क्या रिएक्ट करेंगे ये पता नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमेशा ऑफ कोर्स जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, वहाँ पे वो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो संबंध है, रिलेशनशिप्स है, वो अलग नहीं हो सकते, बट वो हमेशा हम इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। और
एक उम्र के बाद हम नए दोस्त बनाना, रिलेशनशिप्स को चेंज करना ये भूल जाते हैं। बट आई थिंक वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं उसी के साथ हमारे रिश्ते नाते भी उस तरीके से ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ निकल सकता है मार्क कि हमें होता है कि हमारे पास दोस्त ऐसे होता है। मैं हमेशा इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई दोस्त है जो अपने आपको आपके करियर के बारे में गाइड करेंगे, कोई दोस्त है जो आपको परिवार के बारे में गाइड करेंगे, कोई परिवार के रिश्तेदार हो जो शायद आपको पर्सनल लाइफ में नहीं पर आपके ट्रिप्स के बारे में गाइड कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग कनेक्शंस भी हो सकते हैं जो जिनको जिसके बारे में जानकारी हो उसके पास आप जा सकते हैं। बट हमें समझ में ही नहीं आता है कि, और या हम उस दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहते हैं। तो वो एक हो सकता है ऐसे मुझे लगता है। और जो दूसरी केस आपने बताई कि बहुत सारे लोग हैं आसपास बट ऐसे है ही नहीं कि जिनसे कोई एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बन सकता है। ये काफ़ी होता भी है क्योंकि एक है कि शायद वो व्यक्ति अलग हो बट आपका एक डायनामिक बन जाता है किसी के साथ। तो तब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम खुद के अंदर देखें कि ऐसे क्या मुझ में है जिसके वजह से मैं बाउंड्रीज़ या कोई प्रॉब्लम्स है जो नहीं बता पा रही हूँ, या ये कैसे फ्रेंडशिप्स बन रहे हैं मेरे, ये मैं देख सकती हूँ। अगेन काउंसलिंग ये हम आई थिंक उस दृष्टिकोण से देखें कि ये मानसिक तकलीफ़ में जाता है। तो हम जाके काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि कैसे लोग हैं आसपास, और मैं एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए क्या कर सकती हूँ। राइट, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है। ओके। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मानसिक बीमारी मतलब किसको बोलें, ठीक है। तो उसके बेसिक लक्षण क्या है? मतलब आई नो कि मानसिक बीमारी की भी जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स है अनेक प्रकार के, वैसे मानसिक बीमारी के भी अनेक प्रॉब्लम्स है, अनेक कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। बट क्या वो बेसिक लक्षण हैं जो आपको ये कहें कि हाँ कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ सही नहीं जा रहा, तो हमें किसी को अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहला लक्षण है हम इसको हर व्यक्ति कभी ना कभी महसूस करते हैं कि हमें नींद नहीं लग रही है। हम कॉन्स्टेंटली विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार मन में आ रहा है, हम चिंता में रहते हैं। अगर कुछ भी चल रहा है आसपास तो हम उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, हम बस अपने ही ख्यालों में रह जाते हैं। दूसरा चिन्ह ऐसे है कि खान पान से मन उठ जाता है, अकेले रहने का मन ज़्यादा करता है, या अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे भी होता है आजकल, ये काफ़ी दिखाई दे रहा है कि अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा किसी एक्टिविटी में ही रहना है या लोगों में ही रहना है, क्योंकि अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कोई भी अनुभव हो जिसके बिना हम रह नहीं पा रहे, तो वो हमें समझना चाहिए कि एक बड़ा स्ट्रगल हो रहा है और हमें कोई ना कोई मदद लेने की ज़रूरत ही है। इसी के साथ ऐसे भी होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं रहती हैं, आकांक्षाएं रहती है, हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो भी रहते हैं। तो इसमें भी अगर हमें दिक्कत आ रही है, हर जगह पे आ रही है रिलेशनशिप्स में दिक्कत, या जो हमारे पहले सपने थे वो अभी पूरा हमारा इंटरेस्ट चला गया है, आशा बिल्कुल नहीं लग रही है, एकदम आशाहीन हो गए हैं, तो वो भी एक बिल्कुल चिन्ह है कि हमें मदद लेने की ज़रूरत है। ओके। और सेल्फ केयर के बारे में भी शायद इसमें कुछ लक्षण होते हैं जो हम लोग बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? तो वो क्या होंगे? तो खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, ये अभी थोड़े से कुछ प्लेटफॉर्म्स में बहुत ग्लैमराइज किया गया है कि लगता है कि हम खुद के लिए टाइम ले, खुद का ख्याल रखें। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? तो ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना है, वो भी क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद से सभी कुछ हैंडल कर सकते हैं तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक खुद का ख्याल रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ केयर, वो यहाँ से आता है कि मेंटेनेंस के, जैसे हम डाइट अच्छा रखना चाहिए फिज़िकल हेल्थ के लिए, या कोई प्रैक्टिस रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसी तरीके से सेल्फ केयर है कि जो बहुत अलग अलग हमारी ज़रूरतें भी, जैसे हम आगे जाते लाइफ में वो बढ़ती है और अलग अलग हो जाती है, तो हमारी ज़रूरतें क्या है इनको समझना, जो हमारी बहुत अलग होती है। जैसे कि मुझे अगर कुछ एक चीज़ खा के मुझे सर दर्द होता है
तो मुझे उस बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं किसी फंक्शन में गई तो मुझे शायद बहुत ओवरवेल्म लगता है, तो ये मुझे समझना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। बट सेल्फ केयर से पहले जब हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो बीमारियाँ या कोई इंटेंस तकलीफ़ें हैं वो सेल्फ केयर से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। सेल्फ केयर ही उसके बाद के मेंटेनेंस की और खुद का ख्याल रखने का एक तरीका है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं। राइट। बहुत लोगों को तनाव और चिंता बहुत कॉमनली अभी मतलब बढ़ रहा है और हो रही है, तो इसके बारे में कुछ आप कॉमन बेसिक टिप्स दे सकते हैं? बिल्कुल। एक तो है कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो अभी की ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ हासिल की तो दूसरे पे हमारी नज़र ऑलरेडी रहती है, क्योंकि हमेशा हम सोशल मीडिया आई थिंक उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि अच्छा मैंने एक बहुत बड़ा ट्रिप प्लान किया था, उसके लिए 2 साल सेविंग की थी, वो की, उसके बाद ओके अभी अगला ट्रिप कौन सा है तो उसके लिए पैसे जमाओ, ये करो, एक कांस्टेंट प्रेशर लगता है। तो आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल काम आता है कि एक स्कैनिंग, खुद का स्कैन करना, खुद के लाइफ पे स्कैन करना कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और क्या चाहता हूँ। कभी कभी बहुत हमें लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो स्कैन करके ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए, ये जब हम समझते हैं तो उसके पीछे जो इंटेंशन है और मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या है और मैं क्या चाहती हूँ, इसमें थोड़ा अंतर होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आए, पैसा जितना भी आए उतना कम ही लगता है, या बहुत अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करना चाहते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने रहते हैं, और सपने देखना बिल्कुल बहुत अच्छी बात भी है, बट उसी के साथ कि किस हम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो क्या हमें मदद कर रहा है या वो हमारा एक प्रॉब्लम बन रहा है, ये देखना थोड़ा ज़रूरी रहता है। तो लाइफ में एक बार पॉज करना है, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और उसी के साथ जो तनाव हम बोलते हैं वो किसी के पीछे लगे रहते हैं। तो एक क्लासिक एग्जांपल आता है दिमाग में, तो बहुत सारे केसेस अभी आ भी रहे कि नहीं मेरे जॉब में रहने के लिए, क्योंकि जॉब पूरा पूरा दिन निकल रहा है, वीकेंड्स पे फैमिली के काम रहते, तो मुझे बिल्कुल सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। राइट। तो एक तो है जब हम जाके देखते हैं तो वो जॉब वही चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो एडजस्ट करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस आना ज़रूरी है, जिसमें फिर हमें शायद पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो या कभी कभी हमें फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, तो एक चॉइस करना पड़ता है और खुद के लिए एक समय निकालना पड़ता है कि जहाँ पे हम खुद का ख्याल भी रखें। और वो अलग हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है कि मुझे तनाव कम होते किससे दिखता है, किसी को खेल की पसंद है, हम जब बचपन में खेलते थे बहुत लोग भूल जाते हैं कि उससे एक बहुत सुंदर एनर्जी आती है। तो हम जिनके साथ काम करते हैं बहुत सारे लोगों कोई गेम्स शुरू कर दिए हैं जो वीकेंड पे वो खेलते हैं, उसी के साथ कोई मेडिटेशन सेंटर्स जाते हैं, कोई एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हैं। अलग अलग चीज़ों से मदद हो सकती है, कोई कम्युनिटी ग्रुप्स में कुछ करते हैं, कोई प्लांट्स अपनी गार्डन करते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है जिससे मदद हो सकती है। बट एक थोड़ा रुक के मुझे ये क्यों चाहिए ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ में परफेक्शन लाए, मुझे हर एक चीज़ चाहिए ऐसे ही देखें तो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा जो आपने पहले पॉइंट हाईलाइट किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, परिवार और मित्र परिवार, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे आइडियाज़ को कैसे होना चाहिए। तो क्या हम जब इनके साथ वक्त बिताते हैं क्या वो भी स्ट्रेसफुल होता है या वो हमें डिस्ट्रेस करने में मदद करता है, ये 2 पॉइंट्स शायद हमें देखने चाहिए। तो मतलब ट्रिगर्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए या फिर पता कर लेना चाहिए? ट्रिगर्स भी, और मुझे क्योंकि ट्रिगर्स जब हम बात करते हैं, ट्रिगर का मतलब ये है कि मुझे कोई परेशानी हुई है और वो परेशानी की याद हमें कोई दिला रहा है, कोई मोमेंट दिला रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ही बात है। बट उसी के साथ भी कि अगर मैं घर पे बैठी हूँ सोचते हो दिन भर काम करके आई हूँ, अगर कोई आके मुझे कंप्लेनिंग करने लगे या प्रॉब्लम्स दिखाई दे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं दिन भर खुद ही स्ट्रेस्ड हूँ। तो उसी हमें पता ही नहीं कि एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना चाहिए। और बिल्कुल जो सामने वाला आके प्रॉब्लम्स बोल रहा है उनके लिए भी वो प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है। तो शायद हम कोई फैमिली टाइम ले सकते कि जहाँ पे हम एक साथ बैठ के
कोई प्रॉब्लम्स की चर्चा कर सकते हैं, या जैसे मैं आपको आपके पास प्रॉब्लम लाने से पहले पूछ सकती हूँ कि क्या अभी ये सही वक्त है, ताकि आप जब रिसीव करते हैं वो चीज़ें तब भी आप उस मनस्थिति में हो। नहीं तो वो एक बहुत झगड़े का बड़ा कारण बन जाता है। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर के काम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी के साथ आपकी रिलेशनशिप्स के हिस्ट्री कैसे है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे लोगों में कुछ गलतफहमियां हैं, होती है। बिल्कुल। तो वो क्या है और आप उनको कैसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एक तो मानसिक बीमारी मुझे हो नहीं सकती, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जैसे अगर मुझे जनरेशनली आया है तो ही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी को भी मानसिक बीमारी हो सकती है, कभी भी तकलीफ़ हो सकती है, तो हमें ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक काफ़ी एक बिलीफ है लोगों में कि मानसिक अगर कोई तकलीफ़ भी हो तो उसके लिए थेरेपी लेना या काउंसलिंग लेना मतलब मेरे साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम है, और एक वीकनेस माना जाता है। वीकनेस है, बहुत बड़ा वीकनेस है, कमज़ोरी कि मतलब मेरे पास स्किल्स नहीं है। तो ये भी एक गलतफहमी है, क्योंकि एक्चुअली मानसिक बीमारी को टालने के लिए अगर टाइम पे पहचान के हम मदद ले तो हम बीमारी तक नहीं पहुंचेंगे। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी है कि मानसिक बीमारी जिनको है उनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है हमारे समाज में, जब भी हमें एक तो बहुत दया दी जाती है जिसके वजह से उनको अलग लगता है, बिल्कुल अपनापन नहीं लगता है, या तो दयनीय कि हम कोई अछूत है, हमें हमेशा कोई अलग तरीके से दिखा जाता है, उस तरीके का जिससे उनका तकलीफ एक्चुअली बढ़ती है। और दूसरा ये भी दिखाई दिया है कि जो है उनके साथ बहुत उनका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे लोग पहले पागल बोलते थे, बिल्कुल अभी भी बोलते हैं। हाँ, राइट। या फिर कोई रास्ते पे ऐसे दिखे हमें जिसने कपड़े नहीं पहने हों, या फिर उसका सेल्फ केयर अच्छा नहीं है, उसने बहुत गंदी तरीके से वो रह रहा है, हाँ। तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं लोग, या फिर उनको बोल देते कि अरे तुम ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही करेगा। कम्युनिटी में अगर कोई है तो वहाँ पे भी वही सीन होता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। बिल्कुल। ये तो मतलब मराठी में बोलते कि वाया गेला है, तो राइट, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी आशा ही नहीं इनके साथ। बिल्कुल। और ये भी देखते हैं कि मानसिक बीमारी को हमेशा डेवलपमेंटल जो स्ट्रगल्स है उनके साथ, कोई लोग हैं जिनको ऑटिज़म है, ADHD है, वो भी बिल्कुल आते हैं, वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, बट उनके पास ख्याल नहीं दिया गया, उस तरीके का एजुकेशन उनको नहीं दिया गया है, उसी के वजह से वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। जिस तरीके से मजाक बनाया जाता है ना, तो ऑफ कोर्स वो खुद को डिफेंड कभी ना कभी कर लेंगे, और मजाक तो बनाते ही है, उसके बाद मारपीट होती है बहुत, उससे जो उनका नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो हमेशा के लिए लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत एक चिंताजनक बात है, ऐसा मुझे लगता है। बट ये जो वायलेंस की आप बात कर रहे हो इन लोगों के साथ जिनको मानसिक बीमारी है, ये हमने ये देखा है कि ना सिर्फ कम्युनिटीज़ में, ना सिर्फ घरों में, बट जहाँ पे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसे वो क्लेम करते हैं। जैसे रिहैब्स है, कुछ सेंटर्स है जो चालू किए हैं, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है साइकोलॉजी का, साइकेट्री का, वो सेंटर्स में इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा सिडेशन किया जाता है, डंप किया जाता है, फैमिलीज़ उनको डंप कर देती है कि चलो उसको बीमारी है, बस उनको रिहैब में रख दो, हमारा काम हो गया। हाँ। तो मतलब ये भी एक बहुत क्या बोल सकते हैं कि शर्मनाक बात है जो आज भी भारत देश में हो रही है। पुणे में जहाँ पे हम अभी है, वहाँ पे भी बहुत रैम्पेंट है। तो आई थिंक इसके लिए भी हमें कुछ डेफिनेटली करना चाहिए। इन सेंटर्स इन सेंटर्स में जाने से बचना चाहिए। सेंटर्स की पूरी जानकारी पहले हासिल करनी चाहिए, कौन चला रहा है, किस तरह की वहाँ पे सुविधा मिल रही है, किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है, वहाँ पे क्या क्या शेड्यूल होता है, अगर वहाँ पे किसी को एनरोल किया है तो क्या क्या
तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पे दी जाती है। बहुत सेंटर्स में सिर्फ उनको खाना पीना दिया जाता है, मेडिसिन दिए जाते हैं एंड दैट्स इट। पूरे दिन भर उनको कुछ नहीं, मतलब और कभी कभी तो बात करने की भी, एक दूसरे से बात करने की भी बहानी होती है उनको। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप ट्रीट कैसे करते हो। बहुत बहुत राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों के पूरे जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि बस एक बार वहाँ पे गया सिडेशन जो मेडिकेशन दिया जाता है वो बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी है, बट वो बहुत कम है जो बहुत देख के व्यक्ति का सोच के वैसे मेडिकेशंस भी देते हैं। तो बीमारियाँ जब होती है तब की ट्रीटमेंट, आपने बहुत सही बोला है कि जब तक एक तो बहुत इंटेंस नहीं हो जाता है तब तक कोई मदद नहीं लेना शुरू करना है। और सबसे पहला लाइन ऑफ मदद है बस साइकेट्रिस्ट के पास जाना। साइकेट्रिक मेडिकेशन हेल्प ज़रूर करता है, बट हमें ये बस बात जाननी है कि जो प्रॉब्लम हुआ है वो बस शारीरिक कमी की वजह से नहीं हुआ है, वो कोई हमारे आसपास के लोग हैं, प्रॉब्लम्स है उसके वजह से हुआ है। तो साइकेट्रिक मेडिकेशन का सपोर्ट लेके जब तक आप काउंसलिंग नहीं लेते हैं, जब तक आपके आसपास के जो आपके सिस्टम्स हैं वो बदलते नहीं हैं, तब तक प्रॉब्लम वैसे ही रहेगा। तो मेडिकेशन लेके आप बस शांत हो जाओगे, बट क्या आप लाइफ का आनंद भी उठा पाओगे? क्या आप हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे जो आपका हक भी है? तो ये भी बात आती है। और जब इंटेंस हो जाता है, जब वहाँ पे आपने जैसे कहा तब तक कोई सपोर्ट लेते भी नहीं हैं और डायरेक्टली फिर वहाँ पे जाके डंप कर देते हैं और कोई फ़र्क नहीं होता है। और स्पेशली जो जिनको पैसे की दिक्कत है उनके साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी होती रहती है हमेशा कि छोड़ते नहीं हैं लोगों को जब तक पैसा नहीं क्लियर किया जाता है, और उनको मालूम भी नहीं है कि रखे कहाँ, जाए कहाँ। तो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम भी है कि जागृति ही नहीं है कि मानसिक स्ट्रगल हो रहा है तो कहाँ पे जाए, तकलीफ भी हो रही है तो कहाँ पे जाए। राइट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट और कुछ गलतफहमियां आप दूर करना चाहेंगे? बिल्कुल। और एक भी है कि अगर हमें दिख रहा है व्यक्ति कि ठीक है तो उनको कोई बीमारी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर हम आत्महत्या के केसेस देखें तो ऐसे बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि अवसाद वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या बिल्कुल आशाहीन है। तो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं। अगर उनको कोई बड़ी तकलीफ़ हो रही है तो उनके साथ चेक इन करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो बस आत्महत्या के बारे में हुआ, बट OCD जैसी बीमारी है कि जहाँ पे अगेन चर्चा नहीं की जाती है इसके लिए एक, और जब चर्चा होती है उसको बहुत मजाक के तरीके से बनाया जाता है कि क्या OCD में OCD हो। तो वो एक बीमारी है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करने के थॉट्स आते हैं। तो हम जब बीमारियों को कोई और पॉडकास्ट में नज़दीक से देखेंगे तो समझेंगे भी, बट बहुत एक तो कैजुअल तरीके से बातचीत होती है, नहीं तो बिल्कुल बातचीत नहीं होती उसके बारे में। तो दिखाई नहीं देता इसका मतलब बीमार नहीं है, ऐसे भी बिल्कुल नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। राइट। और बहुत सारे लोग अभी भी शारीरिक बीमारी के लिए और मानसिक बीमारी के लिए कुछ बाबा, साधु, जड़ी बूटियाँ लेना वगैरह ये सब भी करते हैं। तो क्या ये गलतफहमी है या फिर सच में इसका उपयोग हो सकता है? अभी ये कैसे है, ये काफ़ी डिबेटेड क्वेश्चन है, इस पे बहुत अच्छे रिसर्चेस भी हुए हैं। तो हम एक देख सकते हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल काम नहीं आता है, बट इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं कि बस वही नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमें कुछ बीमारी होती है बट हम मेडिसिन नहीं लेते, हम खान पान की भी ख्याल रखते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, रेस्ट लेते हैं, उसी तरीके से अगर हमें किस पे भी विश्वास हो तो वहाँ पे जाना ज़रूर चाहिए, बट उसी के साथ मेडिसिन लेना, टेस्ट करवाना, काउंसलिंग लेना, ये अगर हम एक साथ कर रहे हैं तो वो ठीक है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कोई जो संस्थाएं हैं या बाबाएं हैं वो बहुत पैसा ठग लेते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए तो शायद हम एक लेंस बस फिल्टर डाल सकते हैं कि मेरा बहुत पैसा नहीं ना जा रहा है वहाँ पे, क्या मैं पूरी तरीके से उसी पे ही निर्भर हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। या कितने कभी कभी ये भी होता है कि ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास, और इसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं होती है। तो ये काफ़ी एक नाजुक विषय से मुझे लगता है, बट
हम जनरली ऐसे रख सकते हैं कि जिससे आपको हानि ना हो रही हो। कि एक तो क्योंकि कुछ लोग हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स है कि उनको मारते भी है, बांध के रखते हैं, फिर वो सेंटर्स हो या बाबा हो, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है किसी भी तरीके से तो वो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा अगर पैसा वहाँ पे आपके जा रहा है कि जहाँ पे आपको लोन्स लेके या आपका खान पान पे इफ़ेक्ट होके पैसा देने लग रहा है, तो आप एक बार सोचिए, ऐसे मुझे कहना होगा। और किसी के साथ डिस्कस कीजिए बिल्कुल, ताकि आपको एक राहत मिले कि मैं किस रोड पे जा रहा हूँ। कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा देख के आगे जाए इसके बारे में तो हेल्पफुल होता है। ओके। और ये माना जाता है कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी या फिर मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे मतलब उनको उतनी समझ नहीं होती, या फिर ये तो बच्चे हैं, इनको क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों का बहुत सारा निर्भर उनके सराउंडिंग्स पे, एनवायरनमेंट पे और पेरेंट्स का होता है। बट कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से उनका अलग अलग रिएक्शंस हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चों को तो होता ही है बस, और उनके पास सामने रोल मॉडल भी नहीं। हमको कहाँ पे सिखाया गया है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो क्या करना है, बस उस कोई भी चीज़ पे सिखाया गया है कि चुप बैठना है, ये तो है। बट राइट फ्रॉम कि आपको अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में कैसी बातचीत करनी है, ये अगर सिखाया जाता तो अलग बात है। बट क्या हम आइडियल वर्ल्ड में रहते नहीं हैं? तो बिल्कुल होता है प्रॉब्लम्स, और उनको अनदेखा करके ये बाद में ठीक हो जाएगा, 18 साल के हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, एक्सपर्ट्स को दिखाना ज़रूरी है, काउंसलर्स के पास जाना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। एक दो केसेस ऐसे भी हुए थे कि प्रॉब्लम था उनके आचरण में, बिहेवियर में, और जब देखने के लिए गए तो वो बच्चे में ऐसे देखा कि वो बहुत मारपीट कर रहा था अपने आसपास के लोगों। तो बोला कि नहीं, इसको गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, इसको प्रॉब्लम ही है। बट जब काउंसलर के साथ बात की तब ऐसे दिखाया गया कि वो एक जो ट्यूशन में जाता था वहाँ पे उसको, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकता था उस स्पीड से जिससे बाकी के लोग पढ़ रहे थे, उसको बहुत डांटा जाता था, उसको बहुत उसकी मजाक बनाया जाता था। तो बच्चे कैसे जाने कि क्या करना है, तो उसका वो एक्ट आउट कर रहा था। जब उन्होंने वहाँ पे अच्छा वातावरण दिया, उसी समय उसका पूरा गुस्सा बंद हो गया। बट ये केस है जहाँ पे काउंसलर अच्छे मिले, उन्होंने पूछे, उसको 6 महीने 1 साल लगा तो वो ठीक होगा। पर ऐसे बच्चे कितने कैसे वातावरण में जाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चों को नहीं हो सकती है। पर ये बिल्कुल है कि बच्चों को साइकेट्रिक मेडिकेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य तनाव देखा जाता है उसी तरीके से अडल्ट का नहीं होता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, डेवलपमेंटल सपोर्ट करने के लिए लोग भी अलग होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बीमारियां जहाँ पे चाइल्ड साइकेट्रिस्ट कैन गिव मेडिसिन, तो वो अलग हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ, मतलब जनरली मेडिसिन साइकेट्रिस्ट भी अवॉइड ही करते हैं। बट कुछ बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके वो लिख के फिर बाकी की मदद भी लेना ज़रूरी है, और वो साइकेट्रिस्ट से लेना ज़रूरी है, नॉट फ्रॉम अ डॉक्टर। ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एंगल से देखना ज़रूरी होता है कि क्योंकि मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने हैं। क्योंकि जब अगर वो बचपन में होते हैं तो इनका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि अवॉइड ही करना ज़रूरी बनता है। बट अगेन डिपेंड्स कि अगर कोई बहुत बड़ा सदमा बैठा है या बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है तब लोग यूज़ करते हैं। बट इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड कि हमेशा आप ले लो, वन टाइम है या बहुत अच्छा केयर के साथ लेते हैं। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बहुत कम है हमारे इसमें भी। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट, काउंसलर और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है वो मिलके काम करें। राइट। हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात तो की, बट कुछ लोग ऐसे हैं, रादर भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, जैसे पैसे, घर, खाना पीना, एक टाइम का खाना भी उनको कई बार नसीब नहीं होता। बिल्कुल। तो कैसे हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात भी करें उनसे, जो लोग इस
इस समस्या से गुजर रहे हैं, जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो हम मान के ही चलेंगे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास अन्न नहीं है, निवारा नहीं है, तो कैसे ठीक रहेगा। तो हम एक दृष्टिकोण से, जो मनोसामाजिक दृष्टिकोण है, उससे देखा जाए तो सबसे पहले जब तक हमारी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती है, तब तक हम मानसिक आरोग्य की ज़रूरतों के पास देखना भी मुश्किल होता है। राइट। तो इसी के लिए और बेसिक नीड्स में तो एक है खान पान, एक है छत होना, उसी के साथ कुछ आमदनी के लिए चीज़ होना, रोज़गार है, या कहाँ पे जाके लोग काम करते, खेत में काम करते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसी में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बसा भी हुआ है। अगर ये चीज़ें हैं ठीक ठाक, तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे पहला काम यही होता है कि क्या बेसिक नीड्स ठीक है। अगर तब वो नहीं है तो हम क्या भी करेंगे। जैसे कि मैं अगर किसी के पास जाऊँ और बोलूँ कि आप क्यों दुखी हो, तो वो टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि काम नहीं है, खाने के लिए चीज़ नहीं है, तो हम काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक नीड्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इंटरवेंशन की भी बात करते हैं, तो पहले बेसिक नीड्स, राइट्स और फिर मेंटल हेल्थ, उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। राइट। हमारे देश में कौन कौन से तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और कहाँ लोगों को जाना चाहिए? मतलब कुछ लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए दे कैन अफोर्ड, मतलब काउंसलर के पास जाना दे कैन अफोर्ड। तो ऐसे कौन कौन से तरह के ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक। तो सबसे पहले तो एक हम कर सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सबसे नज़दीक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे ससुन है, तो वहाँ पे जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग भी अवेलेबल है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम हमारे पूरा देश का ये है कि जितने सिस्टम्स अवेलेबल है, उतने लोग, उससे रेशो में लोग बहुत ज़्यादा है। और इसी के लिए फिर क्वालिटी ट्रीटमेंट, ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए चैलेंज बन जाता है, हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंज बन जाता है। तो इसी के लिए मैं बहुत रेकमेंड करूँगी कि जिनको बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं होता है, वो जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, या अगर चिकित्सा करना है, जांच करना है, तो भी स्टेट हॉस्पिटल्स के यहाँ पे जा सकते हैं। बट उसी के साथ जो हमारे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं, काउंसलर्स जो है वो काउंसलिंग करते हैं। अभी काउंसलिंग में भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार हैं, उसमें जो आपको सूट करता है वो चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये भी होता है कि कब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन होता है, या कब काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आप आपके लिए तय कर सकते हैं। अगर आप कोई काउंसलर के पास जा रहे हो तो उसके साथ मिलके भी तय कर सकते हैं कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। या आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, उनके साथ मिलके तय कर सकते हैं कि आप काउंसलर के पास जाना ज़रूरी है क्या। बस कोई एक चीज़ ज़्यादा मदद नहीं करती है अगर मानसिक बीमारी काफ़ी तीव्र है और अपने पूरे दिन पे उसका परिणाम हो रहा है। राइट। ऐसे है। तो जनरली ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपका डायग्नोसिस हो रहा है कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, तो आप उनके साथ भी आपका ट्रीटमेंट प्लान एक साथ सोच सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। ओके। और जैसे बच्चों के लिए अलग काउंसलर्स होते हैं, कुछ काउंसलर्स सिर्फ एडोलेसेंस पे काम करते हैं, कुछ काउंसलर्स सिर्फ मैरिटल इश्यूज़ पे काम करते हैं। बिल्कुल। कुछ काउंसलर्स है जो सिर्फ जेरियाट्रिक, मतलब जो एज में बड़े हैं उनके साथ काम करते हैं। तो आपको काउंसलर्स के बारे में भी जानकारी होना और उनसे पूछना कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ शर्म आने वाली बात नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क दैट पर्सन कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ किसी गलत एक्सपर्ट से हेल्प ले रहे हो, क्योंकि उसके भी परिणाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड अभी तक स्ट्रिक्ट नहीं है। जो RCI है वो जांच के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, मतलब जो डायग्नोस करते हैं उनके लिए उन्होंने रखा है, बट
वैसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग बन सकता है। और क्योंकि जानकारी नहीं है कि काउंसलिंग में प्रकार भी क्या होते हैं, तो वो मालूम नहीं है, तो जनरली जैसे आपने कहा कि पूछ के लेना चाहिए कि किसकी एक्सपर्टीज किस में है। राइट। उसमें अलग अलग तरीके भी रहते हैं, स्पेशली जो आपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी थेरेपीज के भी काफ़ी टाइप होते हैं। एक है कि कौन से इश्यूज के साथ, और दूसरा है टाइप ऑफ थेरेपी। राइट। तो आप 1-2 सेशन करके ट्रायल करके भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका भी सूट हो रहा है। करेक्ट। और उस तरीके से आप आगे भी जा सकते हैं। और एक भी ऑप्शन है, क्योंकि मेरे आसपास है भी कौन, वो पता नहीं है, मालूम नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, तो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ये भी एक अच्छा तरीका होता है। काफ़ी फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस भी है हमारे यहाँ पे, जैसे कि मुक्ता मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, जिनका स्नेहा के साथ भी काफ़ी गहरा जुड़ाव है। और TISS की भी जो हेल्पलाइन है iCall, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से भी काम करते हैं, तो उनकी मदद हम ले सकते हैं जी। और इन हेल्पलाइंस की जो नंबर्स है, कुछ डिटेल्स है, तो हम लोग वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, तो आप डेफिनेटली आप उन तक पहुँचिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहीं ना कहीं पहले पहुँचें, इधर काउंसलर के पास, हेल्पलाइन के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, या फिर आपके टीचर्स होते हैं, जो भी आपके अराउंड जो भी एक्सपर्ट है, कोई प्रोफेशनल है, उनसे आप अगर ये बात शेयर करोगे कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं से उन एक्सपर्ट्स के पास पहुंच सकते हो। एंड देन यू कैन मतलब आप उसके आगे फिर क्या करना है वो आपको समझ में आ सकता है। ये मान के मत चलो कि अभी मुझे इश्यूज़ तो हो रहा है बट मुझे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो फिर कुछ नहीं किया उसके बारे में, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा होते जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर आपको मेडिसिन लेना, रिहैब में जाना, वो सब फिर आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, तो ये सब आपको फिर बाद में करना पड़ सकता है। मुझे और एक बात बारे में आपसे डिस्कस करना था। वो हमने तो बात की कि मानसिक बीमारी जिसको है उसको क्या करना चाहिए, बट एज अ कम्युनिटी, समाज के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे उन लोगों को मुख्य धारा में ला सकते हैं जिनको मानसिक बीमारी है बोलो, या फिर मानसिक आरोग्य रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ है। कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों के शादी में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो वो भी एक तरह के मानसिक आरोग्य पे परिणाम करने वाली सिचुएशन के तौर पे हमें क्या करना चाहिए इन लोगों को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए? इंक्लूसिविटी की जब हम लोग बात करते हैं, इनको भी समाज में खींच के लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि एक है कि जिनको समाज को पता है, जैसे हम मान के चलेंगे कि उनको कोई तकलीफ़ है, बहुत लोगों को पता है, तो एक तो है सबसे पहले मजाक उड़ाना या बाजू में रखना एक साथ नाम। कोई भी फंक्शन है, जैसे कि सोशल फंक्शंस रहते हैं, उनको बुलाते नहीं हैं या बोलते हैं अब घर पे ही रखो, उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, या किसी को शर्म आती है शादी में मत बुलाना है, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक जो व्यक्ति है उनको बुलाना है हर फंक्शन में, क्योंकि ताकि उनको भी लगे कि वो एक पार्ट है, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका एडजस्टमेंट कर लेना। दूसरे मजाक बनाना, उनके आसपास के लोगों को, केयर गिवर्स को बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करना, ताने देना, हमेशा बस दूर रह के सलाह देना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है, तो उससे उनका स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम जाके उनको ऑफ़र कर सकते हैं सपोर्ट। यहाँ से बोलना बहुत आसान चीज़ है, बट शायद किसी के साथ बैठना। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की थी कि बीच में जो पूरे उनके आसपास रहने वाले नेबर्स थे, वो जाके जो एक व्यक्ति थे उनको वॉक करना पसंद था, बट वो अकेले जाने से डरते थे, तो वो जो पूरी गली थी उन्होंने डिसाइड किया था कि एक एक व्यक्ति हर रोज़ उनके साथ जाएगा। तो ये इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल चीज़ बनी, जिसके वजह से कोई मेडिकेशन ये बदलाव नहीं ला सकता है, कोई काउंसलर ये बदलाव नहीं ला सकता है, जितना स्ट्रेंथ इंक्लूजन में है या अपनेपन में है। तो वो एक चीज़ हो सकती है। और उसी के साथ जो आजकल बहुत कम हो रहा है, मोबाइल में हम सब व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पे व्यस्त रह सकते हैं, बट सोशल कनेक्शन से एक दूसरे से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो उसका एक पावर बहुत बड़ा है। तो अलग अलग इवेंट्स हैं, उनके साथ बैठना, कोई गेम्स है, हमारे कल्चर में, संस्कृति में बहुत सारे ऑलरेडी जो
इवेंट्स रहते हैं, त्योहार है, तो उसमें शामिल होना हम भी अब आजकल बहुत कम हो रहे हैं, तो और उनके लिए भी करवाना, क्योंकि हमारा मानसिक आरोग्य भी वो त्योहारों में शामिल होकर बहुत अच्छा बन सकता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम कर सकते हैं। और उसी के साथ एक है कि हम बहुत एक ही तरीके से देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरीके से, आपको इतने मार्क्स हुए तो आप इसके लिए, हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी खूबी रहती है और वो उस खूबी को धीरे धीरे तराश के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अलग होना ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं है, वो अलगपन से जो उनका एक स्ट्रेंथ है उसको एनहांस करना ये हमारा काम बनता है। तो हमेशा हम जानते ना जानते हुए कभी कभी बहुत सारे लोगों को एक कंपल्शन कर देते, नहीं बेटा आप यही कर लो, नहीं आप इसी तरीके से अपना जीवन बिताओ। बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहते हैं जब पति पत्नी खुश नहीं होते हैं, बहुत कॉमन एडवाइस है बच्चा कर लो, तो इससे बिल्कुल नाता ठीक नहीं होता है। एक्चुअली वो बच्चे के लिए भी हानिकारक और माँ बाप के लिए भी हानिकारक बन जाता है। तो ऐसे सारे सलाह देने से भी हम अगर कतराए तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और उसी के साथ सपोर्ट का मतलब हम क्या करें, हमेशा लगता है सपोर्ट मतलब किसी के जाके साथ वक्त बिताना या पैसे देना या खाना देना। सपोर्ट बहुत उससे बड़ा भी है। अगर हम बस चलते हैं, किसी को एक स्माइल भी दे देते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं, तो एक बहुत बड़ा आप कंट्रीब्यूशन कर देते हैं किसी के लाइफ में। तो आई थिंक ये भी एक सपोर्टिव काम है। या जब हम किसी को मदद कर देते हैं अपने छोटे काम में, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो या कोई जॉब का काम हो, एडमिशन का काम हो, तो ये हमें बहुत ध्यान से भी करना। हम अपने अपने लाइफ में बहुत उलझे हुए रहते हैं, तो ये जो कनेक्शंस है उससे हम एक दूसरे के लाइफ को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इससे इन जनरल मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि लिसनिंग, सुनना लोगों का इम्पोर्टेंट, तो वो बहुत कम होते जा रहा है। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हमारे आसपास होते हैं जो किसी भी क्या बोलते कि जजमेंट ना करके सुने या फिर पेशेंटली सिर्फ सुन रहे हैं किसी का। ऐसे लोग बहुत कम हैं। बिल्कुल, बिना सलाह दिए और बिना अपना कुछ बताएं। बिल्कुल। जैसे किसी ने बता दिया कि मुझे ये, मेरी सासू माँ से ये मुझे प्रॉब्लम है, तो अगर आप अच्छे से सुनोगे, अपनी सासू माँ का एग्जाम्पल ना देके, तो बहुत अलग इम्पैक्ट होता है उसका। तो प्योर लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, आई थिंक सबको ये स्किल डेवलप करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सपोर्ट एनीबॉडी। बिल्कुल, है ना। तो मुझे मतलब मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव समबडी। बस सुनना। और उसके साथ आई मीन हमें हमेशा लगता है एक कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मतलब सलाह देना है, गाइडेंस देना है, एडवाइस देना है, या अश्योर भी करना है कि नहीं आप चिंता मत करो। ये तो बहुत कॉमन बोला गया, चिंता मत करो, चिंता तो हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा तो नहीं होता है। तो शायद हमें एक दूसरे से और कहना चाहिए कि हाँ ये बहुत तकलीफदायी चीज़ लगती है, मैं कैसे आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। शायद ये पूछने से चीज़ अलग हो सकती है। बहुत बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशंस होते हैं जब ऐसे पिछले टाइम था एक पेंटिंग बनाया था बहुत अच्छा, जहाँ पे दो लोग नदी को देखते हुए बातचीत करते हैं, अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं। और वो जो पेंटर थे उन्होंने लिखा था कि वो बस नदी को देख के अपनी बातें रख रहे, क्योंकि एक दूसरे को देखने को उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, बट एक अपना बात कहे जा रहा था, दूसरा अपना बात कहे जा रहा था, तो एक दूसरे को सुन रहे थे बस। बट वो बहुत पावरफुल हो सकता है। तो ये पेंटिंग से ऐसी चीज़ें याद आती कि हम सुनना भूल जाते हैं और एक दूसरे को बस कहना कि हाँ आपकी चीज़ सच में तकलीफदायी है, ये भी भूल जाते हैं। लास्ट हमारे जो लास्ट क्वेश्चंस के तरफ हम लोग आ रहे हैं अभी। तो सोशल मीडिया और मोबाइल का यूसेज अभी काफ़ी बढ़ रहा है। एंड समटाइम्स यू डोंट हैव एन ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, बिकॉज हमारा काम उस पर होता है।
बहुत बार जो सोशल मीडिया के लिए ही काम करते हैं तो उनको तो वहाँ पे रहना ही है, बट बच्चे या फिर जो लोग वहाँ उसमें काम नहीं करते हैं वो भी उसमें से बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर बिता रहे हैं। तो इसका और मानसिक आरोग्य का कुछ कनेक्शन है या फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वी कैन कंटिन्यू? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक तो हम ह्यूमन कनेक्शन लूज कर रहे हैं, हम एक दिखाए गए चित्र के साथ जुड़ रहे हैं। जो हमेशा पोस्ट जो होते हैं या दिखाए गए वो हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, नहीं तो एक वो ट्रेंड भी बन रहा है कि प्रॉब्लम है उसका जोक बनाते हैं। तो इससे दृष्टिकोण काफ़ी चेंज हो रहे हैं लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने के लिए। बहुत सिंपल चीज़, अगर कोई हॉस्पिटल में बैठा है या कोई दुकान में बैठा है, लाइन में खड़े हैं, तो पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे, बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते थे बिना कोई प्लान किए। अभी सब हम हमारे मोबाइल्स में रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आई थिंक अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम एक्चुअली हमारा फ़ोन अंदर रख सकते हैं। फिर हमारा प्रोफेशन कोई भी हो, शायद हम स्क्रीन टाइम को अगर लिमिट करें कि कितने मिनट्स हम देखेंगे, कितने मिनट्स हम अलग अलग चीज़ों में हमें व्यस्त करेंगे। कुछ घरों में ऐसा स्टाइल होता है कि बस अपने आने के बाद खाना खाते वक्त सब लोग फ़ोन एक बाजू में रख देते हैं, बस अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो ही ले लेते हैं। तो ऐसी कोई हैबिट्स है वो हम हमारे घरों में और खुद के लिए शुरुआत कर सकते हैं, हमारे काम के ऊपर निर्भर है, तो उससे हम बच सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना हम एंगेज होते हैं फ़ोन के साथ उतना हमारा एनर्जी भी वो कंज्यूम कर लेता है, हमें थकान आने लगती है। और एक है कि हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाना भूल जाते हैं। तीसरी बात है कि हमारा जो एक आइडिया है कि लाइफ, खुश लाइफ, अच्छी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो बदल रहा है। क्योंकि हर एक हमारे कंटेंट में हम देखेंगे आपको ये बाय करना है, वो लेना है, तो उससे और प्रेशर बढ़ ही जा रहा है। वो पूरा एक कंज्यूमरिज्म का एक वे ही है देखने का, तो वो बहुत रिस्की ही है मेंटल हेल्थ के लिए। और दूसरा पॉइंट जो अपने बच्चों का कहा स्पेशली, ये बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है बहुत अर्ली ईयर्स में। अगर बच्चे फ़ोन के साथ बहुत समय तक जुड़े रहे तो उसका परिणाम भी हो सकता है। बहुत सारे रिसर्चेस ने भी कहा कि ADHD का संभावना बढ़ जाता है अगर फ़ोन पे बहुत जल्दी एक्सपोजर और बहुत टाइम तक अगर एक्सपोजर है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो इसी के लिए टाइम लिमिट करना, अगेन वो हर एक के ऊपर अलग अलग हो सकता है। स्क्रीन टाइम भी है, काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक मिला तो वो अपना फ़ोन निकाल देते हैं, कोई एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उससे कनेक्शन कम हो रहा है हमेशा। इवन कॉलेज गोइंग किड्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है जहाँ आपको करियर के बारे में सोचना चाहिए, उसके रिलेटेड इंटर्नशिप्स करनी है, उसके रिलेटेड कुछ पढ़ना है, बट यूजुअली कॉलेज होने के बाद या फिर कॉलेज बंक करके लोग मोबाइल पे या फिर टीवी पे होते हैं। उसमें बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 hours a day उतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में, जिससे एक्चुअली कुछ मिले या ना मिले पता नहीं है। मतलब कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, बट उनको उतना समझ नहीं आती है उसके बारे में अभी। और फिर पेरेंट्स जब उनको बोलते हैं कि ये मत करो तो फिर उनमें झगड़ा हो जाता है। तो आई थिंक ये युवाओं के लिए भी है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दो कि आप कितना टाइम फ़ोन्स पे या फिर स्क्रीन पे कंज्यूम कर रहे हो, कितना टाइम उसमें से वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम आपको सच में ज़रूरत है कि हाँ ठीक है यूट्यूब पे कुछ आपको दिखना है आपके पढ़ाई रिलेटेड या फिर कोई भी हॉबी रिलेटेड, तो आप देख लीजिए ज़रूर, बट आप उसके बाद जो आता है वो भी देख रहे हो क्या, अननेसेसरीली स्क्रॉल कर रहे हो क्या, आप कितने घंटे दिन में उस पर लगे हो, आप उस समय में क्या क्या अच्छा क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच के आप अगले स्टेप्स ले सकते हो, मुझे लगता है। और ये एक तरीका भी बन गया है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैं भाग के जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं भाग के कंफर्ट लगता है उसमें। हाँ, और डोपामाइन नाम का हार्मोन जनरेट होता है, जिसके वजह से मैं मेरे प्रॉब्लम्स को ना देख के बस रील्स को या कोई गेम खेल के मुझे जो क्षणिक सुख है वो मिल रहा है,
बट वही उसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ बढ़ के बिल्कुल मानसिक बीमारी के तरफ हम जा सकते हैं। तो एक भाग के जाना है, छुप जाना है, तरीका बन रहा है हमारा फ़ोन भी। राइट। भारत में अभी सबसे बड़ी समस्या है वो है एडिक्शन, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एडिक्शन ये बस ना एक व्यक्ति का नहीं, बट एक हमारा सामाजिक प्रॉब्लम और सिस्टम का प्रॉब्लम है आई थिंक। क्योंकि एक हमने केस देखा था कि जो व्यक्ति कोई ड्रग के साथ उनको बहुत यूज्ड हुआ था, एंड देन वो एक रिहैब में गए, रिहैब से वापस आए, बट उनके आसपास के जो सारे दोस्त थे, उनका जो कम्युनिटी था, वो तो सारे ले ही रहे थे। अगर वो बोले अगर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा तो मैं अकेलापन महसूस करूंगा, तो जाए कहाँ? तो आई थिंक ये बस एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल ये है कि हम डी एडिक्शन के लिए बिल्कुल मदद ले सकते हैं, बट अगर हम उसको देखें कि कहाँ से शुरुआत होता है, तो शुरुआत वही से होता है कि मुझे बहुत इमोशनली स्ट्रगल हो रहा है, तो हम जैसे फ़ोन में एस्केप होते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसी तरीके से हम किसी सब्सटेंस की मदद लेके उसी में अंदर जा रहे हैं और उसी से हम अवॉइड कर रहे हैं जो कोई भी तकलीफ़ है, जो कोई भी प्रॉब्लम है उसी को। और अगर वो लेते ही रहे तो प्रॉब्लम बन जाती है। और डी एडिक्शन प्रोग्राम ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उससे फिजियोलॉजिकली आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है। और विड्रॉल ये जो चीज़ होती है कि जब मैंने एक बार तय किया कि मैं बंद कर दूँ, तो उसका जो परिणाम है वो बहुत इंटेंस हो जाता है। तो इसी के लिए डॉक्टर की मदद लेना ही ज़रूरी होती है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्वमेंट, जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली कोई सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप खुद चाहते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि मुझे एडिक्शन है। उसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। नहीं तो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला है या अलग अलग लिमिटेशंस भी हाँ, जो बोलते हैं कि इतना है तो आपको एडिक्शन है। तो पहले तो ये समझना है, उसी के बाद आपको काउंसलिंग और फिर मेडिकेशन की मदद लेके बिल्कुल आप कर सकते हो। बट ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके आसपास वही चीज़ चल रही है, तो आपको वो जो कम्युनिटी है, तो वो भी थोड़ा, या सर्कल है, वो भी चेंज करना उतना ही ज़रूरी होता है। राइट, आई एग्री। थैंक यू केतकी जी कि आपने मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य के बारे में इतनी बातें हमसे शेयर की। स्नेहा फाउंडेशन मानसिक आरोग्य पे काम कर रहा है, बट हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ रिसोर्सेज की लिंक्स, नंबर्स दे देते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। आज हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में केतकी जी से बात की। वैसे ही अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग पॉडकास्ट लेके आएंगे आपके लिए। आपके कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्नेहा फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।